हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल हिंदी साहित्य साधना में। हम लोग रामचंद्र शुक्ल कृत हिंदी साहित्य का इतिहास में आधुनिक काल को पढ़ रहे हैं। आधुनिक काल के अंतर्गत हम लोग इसके काव्य खंड को पढ़ रहे हैं। इसके गद्य खंड को हम लोग कंप्लीट पढ़ चुके हैं। तो अगर आप लोगों ने उन क्लासों को नहीं देखा है तो आप लोग इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उन क्लासों को देख सकते हैं। तो इसके काव्य खंड को शुक्ल जी ने कुल 4 प्रकरण में डिवाइड किया है, जिसमें हम लोग इसके 3 प्रकरण को कंप्लीट पढ़ चुके हैं और आज की क्लास में चौथे प्रकरण को पढ़ेंगे। इस प्रकरण से ये बुक जो है वो समाप्त हो जाएगी। तो ये बुक उन लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, ये क्लास उन लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है जो कि टीजीटी, पीजीटी, नेट, सेट आदि परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। तो उन लोगों के लिए क्लास ज्यादा यूजफुल है। प्रकरण 4 है नई धारा, तृतीय उत्थान, वर्तमान काव्य धाराएं। अच्छा, इसको आप लोग याद रखेंगे कि 4 प्रकरण में डिवाइड किया गया है। उसके अलावा इसमें 3 उत्थान आते हैं, जिसमें से 2 उत्थान जो है वो हो चुके हैं। इन उत्थानों का समय आप लोग याद रखेंगे। प्रथम उत्थान संवत 1925 से 1950, द्वितीय उत्थान 1950 से 1975 और तृतीय उत्थान 1975 से। तो इनका समय आप लोग जरूर याद रखेंगे। तो इस प्रकरण में यानी प्रकरण 4 में हम लोग पढ़ने वाले हैं खड़ी बोली के पद्य के 3 रूप और उनका सार्वभौमिक महत्व, हिंदी के नए छंदों पर विचार, काव्य के वस्तु विधान और अभिव्यंजन शैली में प्रकट होने वाली प्रवृत्तियां, खड़ी बोली में काव्यत्व का स्फुरण, वर्तमान काव्य पर काल का प्रभाव यानी समय का क्या प्रभाव पड़ा वर्तमान काव्य पर, चली आती हुई काव्य परंपरा के अवरोध के लिए प्रतिक्रिया, नूतन परंपरा के प्रवर्तक कवि और इनकी विशेषताएं, रहस्यवाद, प्रतीकवाद और छायावाद, हिंदी में छायावाद का स्वरूप और परिणाम, और छायावाद के साथ ही यूरोप के अन्य वादक प्रवर्तन की अनधिकार चेष्टा। ये सारी चीजों को हम लोग इस क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। द्वितीय उत्थान के समाप्त होते होते खड़ी बोली में बहुत कुछ कविता हो चुकी थी। इन 25-30 वर्षों के भीतर वे बहुत कुछ मंजी, इसमें संदेह नहीं, पर इतनी नहीं जितनी उर्दू काव्य क्षेत्र के भीतर जाकर मंजी है। तो यहाँ पर शुक्ल जी कह रहे हैं कि द्वितीय उत्थान यानी संवत 1950 से 1975 के बीच 25-30 वर्षों में खड़ी बोली में इतनी कविताएं हो चुकी थी, जिससे जो क्या है खड़ी बोली काव्य के लिए बहुत हद तक मंच चुकी थी यानी तैयार हो चुकी थी, इसमें संदेह नहीं। लेकिन इतनी नहीं तैयार हुई थी, इतनी नहीं जितनी उर्दू काव्य क्षेत्र के भीतर जाकर मंजी थी। यानी जितनी उर्दू काव्य के लिए जितनी खड़ी बोली तैयार हुई थी उतनी इधर हिंदी के लिए उतनी रचनाएं हिंदी में नहीं हुई थी। जैसे पहले कह चुके हैं, हिंदी में खड़ी बोली के पद्य प्रवाह के लिए 3 रास्ते खोले गए, यानी 3 तरीके से काव्य रचना जो है वो की गई। उर्दू या फारसी के बहों का, संस्कृत के वृत्तों का और हिंदी के छंदों का। इन 3 तरीकों से जो है वो पद्य प्रवाह निकला। इसमें से प्रथम मार्ग का अवलंबन तो मैं नैराश्य या आलस्य समझता हूँ। उर्दू या फारसी के बहों का ये जो मार्ग है, इसका अवलंबन यानी इसको लेकर के चलना, इसके हिसाब से काव्य रचना करना, इसको कह रहे हैं शुक्ल जी कि मैं इसको नैराश्य या अवलंबन समझता हूँ। इस मार्ग को लेकर चलना यानी इस मार्ग का जिसने अवलंबन किया उसको मैं नैराश्य या आलस्य ही समझता हूँ। वह हिंदी काव्य का निकला हुआ अपना मार्ग नहीं, यानी वह हिंदी काव्य से निकला हुआ मार्ग नहीं है ये। अतः शेष 2 मार्गों का ही थोड़े में विचार किया जाता है। कह रहे मैं इसके बारे में, इसको तो मैं नैराश्य अवलंबन समझता हूँ, इसलिए मैं जो बाकी की 2 हैं उनके बारे में थोड़े में विचार किया जाएगा। इसमें तो संदेह नहीं कि संस्कृत के वृत्तों, वर्ण वृत्तों का माधुर्य अन्यत्र दुर्लभ है, पर उनमें भाषा इतनी जकड़ जाती है कि वह भावधारा के मेल में पूरी तरह स्वच्छंद होकर नहीं चल सकती। यदि संस्कृत के वर्ण वृत्तों का आलम्बन अगर किया जाता है, उसको लेकर रचनाएं की जाती हैं, तो कह रहे हैं उसमें भाषा जो है वो इतनी ज्यादा जकड़ जाती है कि उसमें जो है भाव जो है वो स्वच्छंद रूप से नहीं चल सकते। इसी से संस्कृत के लंबे समासों का बहुत कुछ सहारा लेना पड़ता है। पर संस्कृत पदावली के अधिक समावेश से खड़ी बोली की स्वाभाविक गति के प्रसार के लिए अवकाश कम रहता है। अतः वर्णवत्तों का थोड़ा बहुत उपयोग किसी बड़े प्रबंध के बीच में ही उपयुक्त हो सकता है। तात्पर्य यह है कि संस्कृत पदावली का अधिक आश्रय लेने से खड़ी बोली के मंजने की संभावना दूर रहेगी, यानी खड़ी बोली जो है अच्छी तरह से काव्य के लिए तैयार नहीं हो सकेगी अगर संस्कृत पदावली का अधिक आश्रय लिया जाएगा काव्य में। तो
हिंदी के सब तरह से प्रचलित छंदों में खड़ी बोली की स्वाभाविक वाग्धारा का अच्छी तरह खपने योग्य हो जाना ही उसका मंजना कहा जाएगा। यानी कि हिंदी की जो प्रचलित छंद है उनमें खड़ी बोली में रचना हो जाना उसका अच्छी तरह से मंजना कहा जाएगा। हिंदी के प्रचलित छंदों में दंडक और सवैया भी है। सवैया यद्यपि वर्णवृत्त है पर लय के अनुसार लघु गुरु का बंधन उसमें बहुत कुछ उसी प्रकार शिथिल हो जाता है जिस प्रकार उर्दू के छंदों में शिथिल हो जाता है। मात्रिक छंदों में तो कोई अड़चन नहीं है। प्रचलित मात्रिक छंदों के अतिरिक्त कविजन इच्छा अनुसार नए छंदों का विधान बहुत अच्छी तरह कर सकते हैं। खड़ी बोली की कविताओं की उत्तरोत्तर गति की ओर दृष्टिपात करने से यह पता चल जाता है कि किस प्रकार ऊपर लिखी बातों की ओर लोगों का ध्यान क्रमशः गया। यानी ये जो चीजें हम लोग पढ़ी कह रहे हैं इनकी ओर लोगों का ध्यान गया और जा रहा है। बाबू मैथिली शरण गुप्त की कविता में चलती हुई खड़ी बोली का परिमार्जित और सुव्यवस्थित रूप गीतिका आदि हिंदी के प्रचलित छंदों में तथा नए गढ़े हुए छंदों में पूर्णतया देखने में आता है। यानी जो प्रचलित हिंदी के छंद थे उनमें रचनाएं की मैथिली शरण गुप्त ने और नए छंद भी गढ़े। ठाकुर गोपाल शरण सिंह की कविता और सवैयों में खड़ी बोली का बहुत मंझा हुआ रूप सामने ला रहे हैं। यानी इनकी रचनाओं में खड़ी बोली का बहुत मंझा हुआ रूप सुव्यवस्थित रूप जो है वो देखने को मिलता है। उनकी रचनाओं को देखकर खड़ी बोली के मन जाने की पूरी आशा होती है कि पूरी तरीके से जो है वो खड़ी बोली काव्य के लिए तैयार हो जाएगी। खड़ी बोली का पूर्ण सौष्ठव के साथ मंजना तभी कहा जाएगा जबकि पद्यों में उसकी अपनी गतिविधि का पूरा समावेश हो और कुछ दूर तक चलने वाले वाक्य सफाई के साथ बैठे। भाषा का इस रूप में परिमार्जन उन्हीं के द्वारा हो सकता है जिनका हिंदी पर पूर्ण अधिकार है, जिन्हें उसकी प्रकृति की पूरी परख है। कह रहे खड़ी बोली को पद्य के लिए पूरी तरीके से तैयार वही कर सकता है जिसका हिंदी पर पूरा अधिकार है, यानी उसको हिंदी भाषा की पूरी तरीके से जानकारी है। वही इसको पूरी तरीके से इसका परिमार्जन और विशुद्ध इसको कर सकता है, काव्य के लिए तैयार कर सकता है। पर जिस प्रकार बाबू मैथिली शरण गुप्त और ठाकुर गोपाल शरण सिंह जी ऐसे कवियों की लेखनी से खड़ी बोली को मंच से देख आशा का पूर्ण संचार होता है, उसी प्रकार अब कह रहे हैं कि ठाकुर गोपाल शरण सिंह और मैथिली शरण गुप्त जी जिस प्रकार से रचनाएं कर रहे हैं उससे लग रहा है कि खड़ी बोली का जो है वो परिष्कार परिमार्जन जो है वो हो जाएगा काव्य के लिए। लेकिन उसी प्रकार कुछ ऐसे लोगों का जिन्होंने अध्ययन या शिष्ट समागम द्वारा भाषा पर पूर्ण अधिकार नहीं प्राप्त किया है, संस्कृत की विकीर्ण पदावली के भरोसे पर या अंग्रेजी की पद्यों के वाक्य खंडों के शब्दानुसार जोड़ जोड़कर हिंदी कविता के नए मार्ग में उतरते देख आशंका भी होती है। ऐसे लोग हिंदी जानने पर उसका अभ्यास करने की जरूरत नहीं समझते। अब शुक्ल जी कह रहे हैं कि एक तरफ तो है बाबू मैथिली शरण गुप्त और ठाकुर गोपाल शरण सिंह जो कि अच्छे से खड़ी बोली के परिमार्जन कर रहे हैं, उसको काव्य के लिए तैयार कर रहे हैं। लेकिन उसके अलावा जो दूसरी तरफ लोग हैं, कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने हिंदी भाषा पर पूर्ण रूप से अधिकार प्राप्त नहीं किया, वो केवल अंग्रेजी पद खंडों या संस्कृत की विकीर्ण पदावली को लेकर ही जोड़ जोड़कर शब्दों को हिंदी की कविताएं जो है वो कर रहे हैं। वो हिंदी जानने के लिए उनके अंदर उत्कंठा ही नहीं है, यानी उनको इतना हिंदी की जानकारी नहीं है, लेकिन वो कविता करने के लिए हिंदी में आ गए हैं। पर हिंदी भी एक भाषा है जो आते आते आती है। शुक्ल जी हिंदी के लिए बोल रहे हैं कि हिंदी भी एक भाषा है जो आते आते आती, एकदम से नहीं आ जाती, उसको भी आपको सीखना पड़ता है, उस पर अधिकार प्राप्त करना पड़ता है। तो ये कथन जो है ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद रखेंगे कि हिंदी भी एक भाषा है जो आते आते आती है। ये कथन शुक्ल जी का है। भाषा बिना अच्छी तरह जाने वाक्य विन्यास मुहावरे आदि कैसे ठीक हो सकते हैं। यानी यहाँ पर शुक्ल जी बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अगर भाषा को जानते ही नहीं, कोई भी भाषा हो, यहाँ पर हिंदी की बात नहीं की जा रही, कोई भी भाषा हो, अगर आप उसको अच्छी तरीके से जानते नहीं, उस पर आपका अधिकार नहीं अच्छे तरीके से, तो आप उसमें वाक्य विन्यास और मुहावरे को ठीक से नहीं बैठा सकते, उनका तालमेल। नए नए छंदों के व्यवहार और तुक के बंधन के त्याग की सलाह द्विवेदी जी ने बहुत पहले दी थी। उन्होंने कहा था तुले हुए शब्दों में कविता करने और तुक अनुप्रास आदि ढूंढने से कवियों की विचार स्वतंत्र में बाधा होती है। यानी कह रहे हैं कि तुले हुए शब्दों में शब्दों जो एक तुले बंधे शब्द लेना और तुक अनुप्रास का ध्यान रखना, इस तरीके से ध्यान रखते हुए और एक तुले हुए शब्दों को लेकर जो है वो कविता नहीं कर सकते। इसमें जो है कवियों का जो विचार की स्वतंत्रता होती है उसमें बाधा उत्पन्न होती है और कविता जो है अच्छी नहीं होती। नए नए छंदों की योजना के संबंध में हमें कुछ नहीं कहना है, यह बहुत अच्छी बात है।
यानी कह रहे हैं कि जो हिंदी में जो नए नए छंद आ रहे हैं इसके संबंध में कुछ नहीं कहना, ये अच्छी बात है। तुक भी ऐसी कोई अनिवार्य वस्तु नहीं, चरणों के भिन्न भिन्न प्रकार के मेल चाहे जितने किए जाएं ठीक है, पर इधर कुछ दिनों से बिना छंद के भी पद बिना तुकांत के होता तो बहुत ध्यान देने की बात नहीं। निराला जी ऐसी रंगत की कवियों में देखने में आते हैं, निराला जी ऐसी रंगत की कवियों में जो है वो देखने में आते हैं, यानी बिना छंद की कविता जो है निराला जी की मिलती है। यानी कह रहे कि नए नए छंद आ रहे हैं उससे कोई समस्या नहीं, लेकिन यहाँ पर तुक भी नहीं मिलाए जा रहे हैं कविता में, वो भी ठीक है, लेकिन यहाँ पर बिना छंद की ही कविता जो है वो रची जा रही है। और इन बिना छंद की कविता, मुक्त छंद की कविता करने में आते हैं निराला जी, सबसे आगे जो है वो आते हैं। अब इन्होंने किसका अनुकरण किया है? यह अमेरिका के कवि वाल्ट विटमैन की नकल है, जो पहले बंगला में थोड़ी बहुत हुई। यानी कह रहे सबसे पहले जो वाल्ट विटमैन है, इन्होंने इस प्रकार की मुक्त छंद की कविता जो है सबसे पहले वाल्ट विटमैन ने की, जिसका अनुकरण जो है सबसे पहले बंगला में हुआ, फिर उसके बाद में जो है हिंदी में हुआ। बिना किसी प्रकार की छंद व्यवस्था की अपनी पहली रचना लीव्स ऑफ ग्रास उसने सन 1855 में प्रकाशित की। तो ये रचना पूछी जा सकती है कि किसकी, तो लीव्स ऑफ ग्रास आप याद रखेंगे वाल्ट विटमैन की है और इसका प्रकाशन 1855 में हुआ था। उसके उपरांत और भी बहुत सी रचनाएं इसी प्रकार की मुक्त छंद या स्वच्छंद पंक्तियों में निकली, जिनके संबंध में एक समालोचक ने लिखा है। अब क्या लिखा है? सारांश यह है कि उसकी ऐसी रचनाओं में छंद व्यवस्था का ही नहीं, बुद्धि तत्व का भी प्राय अभाव है। उसकी ये कविताएं ही अच्छी मानी और पढ़ी गई जिनमें छंद और तुकांत की व्यवस्था थी। अब यहाँ पर शुक्ल जी कह रहे हैं कि इसका सारांश ये है कि जो समालोचक ने लिखा है उसका सारांश है कि ये उसकी ऐसी रचनाओं में छंद व्यवस्था नहीं थी, यानी उसने जो पहली रचनाएं की उसमें छंद व्यवस्था नहीं थी और बुद्धि तत्व का भी अभाव था। छंद व्यवस्था के साथ साथ बुद्धि तत्व का भी उसमें अभाव था। उसकी इस प्रकार की रचनाएं जो है वो पसंद नहीं करी गई। वही कविताएं जो है अच्छी मानी गई जिसमें छंद और तुकांत की व्यवस्था थी। यानी उसने की तो रचनाएं लेकिन वो पसंद नहीं करी गई लोगों के ज्यादा। पद व्यवस्था से मुक्त काव्य रचना वास्तव में पाश्चात्य ढंग की गीत काव्य के अनुकरण का परिणाम है। यानी पद व्यवस्था से मुक्त रचना, पद व्यवस्था यानी कि तुकांत और अनुप्रास का प्रयोग और क्या बोलते हैं छंदों का प्रयोग, ये होती है पद व्यवस्था। इसके हिसाब से अगर नहीं रचना की जा रही है, मुक्त काव्य रचना की जा रही है, तो वास्तव में ये जो है इस प्रकार की रचना पाश्चात्य ढंग की अनुकरण है। हमारे यहाँ संगीत में बंधी हुई राग रागिनियां हैं, पर यूरोप में संगीत के बड़े बड़े उस्ताद कंपोजर्स अपनी अलग अलग नाद योजना या स्वर मैत्री चलाया करते हैं। उस ढंग का अनुकरण पहले बंगाल में हुआ। अब कह रहे हैं कि हमारे यहाँ संगीत के लिए क्या हुआ, बंधी हुई राग है, रागिनियां हैं, लेकिन यूरोप में जो संगीतकार हैं वो अपने हिसाब से नाद योजना चलाते हैं, स्वर मैत्री चलाते हैं अपने हिसाब से। उस ढंग का अनुकरण क्या हुआ, उस ढंग का अनुकरण भी सबसे पहले बंगाल में हुआ। वहां की देखा देखी हिंदी में भी चलाया गया और मुक्त छंद का भी सबसे पहले अनुकरण जो है वो बंगला में भाषा में किया गया था, उसके बाद में हिंदी में आया। निराला जी तो इसी ओर प्रधान लक्ष्य था, निराला जी का इसी ओर प्रधान लक्ष्य था। हमारा इस संबंध में यही कहना है कि काव्य का प्रभाव केवल नाद पर अवलंबित नहीं है। छंदों के अतिरिक्त वस्तु विधान अभिव्यंजन शैली में भी कई प्रकार की प्रवृत्तियां इस तृतीय उत्थान में प्रकट हुई। यानी कह रहे छंद जो मुक्त छंद की रचना के बारे में ऊपर बताया गया, इसके अतिरिक्त अभिव्यंजन शैली में भी कई प्रकार की प्रवृत्तियां आई हैं जिसके बारे में यहाँ पर बताया जाएगा, जिससे अनेक रूपता की ओर हमारा काव्य कुछ बढ़ता दिखाई पड़ा। किसी वस्तु में अनेक रूपता का आना विकास का लक्षण है। अब यहाँ पर शुक्ल जी कह रहे हैं कि किसी वस्तु में, चाहे वो हिंदी हो या काव्य हो या और किसी क्षेत्र में, अनेक रूपता यानी विविधता का आना जो है वो उस क्षेत्र में विकास का लक्षण है, यानी विकास हो रहा है उस क्षेत्र में। यदि अनेकता के भीतर एकता का कोई एक सूत्र बराबर बना है। अब इसमें भी कह रहे हैं शुक्ल जी, ये विभिन्नता भी इस तरीके की होनी चाहिए जिसमें इसके भीतर भी एक एकता हो, एकता का सूत्र होना चाहिए। इस समन्वय से रहित जो अनेक रूपता होगी यह भिन्न भिन्न वस्तुओं की होगी, एक वस्तु की नहीं। अब कह रहे हैं कि अगर विभिन्नता आएगी और उसमें एकता नहीं होगी तो वो जो है वो एक वस्तु नहीं हो सकती। अतः काव्य तो यदि बना रहे तो काव्य का अनेक रूप धारण करके भिन्न भिन्न शाखाओं में प्रवाहित होना उसका विकास ही कहा जाएगा।
काव्य के भिन्न भिन्न रूप एक दूसरे के आगे पीछे भी आविर्भूत हो सकते हैं और साथ ही साथ भी निकल और चल सकते हैं। पीछे आविर्भूत होने वाला रूप पहले से चले आते हुए रूप से अवश्य ही श्रेष्ठ या समुन्नत हो, ऐसा कोई नियम काव्य क्षेत्र में नहीं। अनेक रूपों की धारणा करने वाला तत्व यदि एक है तो शिक्षित जनता की बाह्य और अभ्यंतर स्थिति के साथ सामंजस्य के लिए काव्य अपना रूप भी कुछ बदल सकता है और रुचि की विभिन्नता का अनुसरण करता हुआ एक साथ कई रूपों में चल सकता है। प्रथम उत्थान के भीतर हम देख चुके हैं कि किस प्रकार काव्य को भी देश की बदलती हुई स्थिति और मनोवृत्ति के मेल में लाने के लिए भारतेंदु मंडल ने कुछ प्रयत्न किया, पर यह प्रयत्न केवल सामाजिक और राजनीतिक स्थिति की ओर हृदय को थोड़ा प्रवृत्त करके रह गया। यानी कह रहे हैं कि प्रथम उत्थान के भीतर हम लोगों ने देखा था कि काव्य में क्या हुआ, देश की बदलती हुई स्थिति के हिसाब से जो देश की स्थितियां बदल रही थी उसके हिसाब से भारतेंदु मंडल के जो कवि थे और भारतेंदु हरिश्चंद्र थे उन्होंने उस ओर काव्य को दिशा देने का प्रयत्न किया। लेकिन वो क्या हुआ, उस दिशा से क्या हुआ, हृदय क्या हुआ, थोड़ा ही प्रवृत्त हुआ उस दिशा की ओर। राजनीतिक और सामाजिक भावना को व्यक्त करने वाली वाणी भी दबी सी रह गई। उसमें ना तो संकल्प की दृढ़ता और न्याय के आग्रह का जोश था, ना उलट फेर की प्रबल कामना का वेग। यानी कह रहे हैं कि उसमें उस तरीके की रचनाओं में, उस काव्य में ना तो संकल्प की दृढ़ता थी और ना ही न्याय के आग्रह का जोश था उसमें, और ना ही उलट फेर कर सकने की प्रबल कामना थी। स्वदेश प्रेम व्यंजित करने वाला यह स्वर आस्वाद और खीनता का स्वर था, आवेश और उत्साह का नहीं। उसमें अतीत के गौरव का स्मरण, वर्तमान हास का वेदनापूर्ण अनुभव ही स्पष्ट था। अभिप्राय यह है कि प्रेम तो जगाया तो गया पर कुछ नया नया सा होने के कारण उस समय काव्य भूमि पर पूर्ण रूप से प्रतिष्ठित ना हो सका। यहाँ पे कवि जो शुक्ल जी हैं वो कह रहे हैं कि काव्य के द्वारा, भारतेंदु मंडल के कवियों द्वारा प्रेम तो जगाया गया लेकिन वो नया नया सा होने के कारण काव्य भूमि में पूर्ण रूप से प्रतिष्ठित जो है वो नहीं हो सका। कुछ नूतन भावनाओं के समावेश के अतिरिक्त काव्य की परंपरागत पद्धति में किसी प्रकार का परिवर्तन जो है भारतेंदु काल में नहीं हुआ। यानी काव्य परंपरागत पद्धति में जो है वो परिवर्तन नहीं हुआ भारतेंदु काल में। भाषा ब्रज भाषा ही रहने दी गई और उसकी अभिव्यंजन शक्ति का कुछ विशेष प्रसार ना हुआ। तो ये चीज हम लोग पहले भी देख चुके हैं कि भारतेंदु काल के जो कवि थे उन्होंने हिंदी क्षेत्र में विविध क्षेत्रों का विकास किया, लेकिन भाषा के क्षेत्र में उन्होंने कोई काम नहीं किया। भाषा जो है वो ब्रज भाषा में ही काव्य रचना हो रही थी, उस क्षेत्र में कोई भी काम नहीं किया गया। काव्य को बंधी हुई प्रणालियों से बाहर निकालकर जगत और जीवन के विविध पक्षों की मार्मिकता झलकाने वाली धारा में प्रवाहित करने की प्रवृत्ति भी नहीं दिखाई देती है। द्वितीय उत्थान में कुछ दिन ब्रज भाषा के साथ चलकर खड़ी बोली क्रमशः अग्रसर होने लगी, यहां तक कि नई पीढ़ी के कवियों को उसी समय दिखाई पड़ा। नई पीढ़ी के कवियों को उसी का समय जो है वो दिखाई पड़ा। अब प्रथम उत्थान में तो ब्रज भाषा में काव्य रचना हो रही थी, फिर द्वितीय उत्थान में क्या हुआ, ब्रज भाषा के साथ साथ खड़ी बोली भी चलने लगी और नई पीढ़ी के कवि जो है उसमें रचनाएं करने लगे। स्वदेश गौरव और स्वदेश प्रेम की भावना प्रथम उत्थान में जगाई गई थी। भारतेंदु काल में जो है ये स्वदेश गौरव और स्वदेश प्रेम की भावना जगाई गई थी, उसका अधिक प्रसार द्वितीय उत्थान में हुआ। यानी कह रहे हैं कि जो भारतेंदु काल के कवियों द्वारा जो स्वदेश प्रेम और देश प्रेम की भावना जो जगाई गई थी उसका प्रसार जो है वो अधिक प्रसार जो है द्वितीय उत्थान के भीतर हुआ है। भारत भारती ऐसी पुस्तक निकली, इस भावना का प्रसार तो हुआ पर इसकी अभिव्यंजना में प्रगल्भता नहीं दिखाई पड़ती है। यहाँ पर आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि ये भारत भारती जो है ये किसकी रचना है, ये आप लोग कमेंट करके बताएंगे। शैली में प्रगल्भता और विचित्रता चाहे ना आई हो पर काव्य भूमि का प्रसार अवश्य हुआ। प्रसार और सुधार की जो चर्चा नागरिक पचाणी सभा की स्थापना के समय से ही रह रहकर थोड़ी बहुत होती आ रही थी, वह सरस्वती निकलने के साथ ही कुछ अधिक ब्यौरे के साथ हुई। यानी कह रहे हैं कि प्रसार, काव्य भूमि के प्रसार और सुधार की जो चर्चा नागरिक पचाणी सभा में हो रही थी वो सरस्वती पत्रिका के निकलने के साथ और भी ज्यादा विस्तार से हुई। उस पत्रिका के प्रथम 2-3 वर्षों के भीतर ऐसे लेख निकले जिनमें साफ साफ कहा गया कि अब नायिका विदर श्रृंगार में
बंधे रहने का जमाना नहीं नहीं है, संसार में जाने कितनी बातें हैं जिन्हें लेकर कवि चल सकते हैं। तो नायिका भेद और श्रृंगार में बंधे काव्य बंधे रहने का जमाना नहीं है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि इस तरीके की जो काव्य ग्रंथ है वो रीतिकाल के भीतर होते थे और उसी तरीके की काव्य रचनाएं आगे भी चल रही थी। तो उसमें सरस्वती में ये लेख निकला कि इस तरीके की काव्य रचनाएं अब ना करी जाए, अब ये जमाना नहीं रह गया, इसका समय नहीं रह गया है और संसार में ना जाने कितनी चीजें हैं जिसको लेकर के कवि जो है वो काव्य रचना कर सकते हैं। इस बात पर द्विवेदी जी भी बराबर जोर देते रहे और कहते हैं कि कविता के बिगड़ने और उसकी सीमा परिमित हो जाने से साहित्य पर भारी आघात होता है। कह रहे हैं कविता के बिगड़ने और उसकी सीमा जो है परिमित हो जाने, सीमित हो जाने, क्योंकि नायिका भेद और श्रृंगार के ही काव्य रचे जा रहे थे। तो उसी के संबंध में द्विवेदी जी भी बराबर इसका साथ देते रहे और कह रहे हैं कि साहित्य से इसको क्या होता है, भारी आघात होता है। द्विवेदी जी सरस्वती के संपादन काल में कविता में नयापन लाने के बराबर इच्छुक रहे। नयापन आने के लिए वे नए नए विषयों का नयापन या नानात्व प्रधान समझते रहे और छंद, पदावली, अलंकार आदि का नयापन उसका अनुगामी। रीतिकाल की श्रृंगारी कविता की ओर लक्ष्य करके उन्होंने लिखा है। क्या लिखा है? इस तरह की कविता सैकड़ों वर्षों से होती आ रही है, यानी ये जो कविताएं हैं ये सैकड़ों वर्षों से होती आ रही हैं। अनेक कवि हो चुके जिन्होंने इस विषय पर ना मालूम क्या क्या लिख डाला है। इस दशा में नए नए कवि अपनी कविता में नयापन कैसे ला सकते हैं? वही तुक, वही छंद, वही शब्द, वही उपमा, वही रूपक। इस पर भी सभी लोग पुरानी लकीर बराबर पीटते जाते हैं। कविता, सवैया, दोहे, सोरठे लिखने से बाज नहीं आते, यानी वही पुराने ढंग की रचनाएं जो है कर रहे हैं, पुराने लीक पीट रहे हैं। द्वितीय उत्थान के भीतर हम दिखाए आए हैं कि किस प्रकार काव्य क्षेत्र का विस्तार बढ़ा, बहुत से नए नए विषय लिए गए और बहुत से कवित्व सवैये लिखने से बाज आकर संस्कृत के अनेक वृत्तों में रचना करने लगे। यानी बहुत से लोग जो है वो इस द्विवेदी जी की इस बात को सुनकर के इस ओर प्रवृत्त हुए और नई नई वृत्तों में जो है वो रचना करने लगे। रचनाएं अधिकतर साधारण गद्य निबंधों के रूप में हुई हो पर प्रवृत्ति अनेक विषयों की ओर रही, इसमें संदेह नहीं। उसी द्वितीय उत्थान में स्वतंत्र वर्णन के लिए मनुष्येतर प्रकृति की को कवि लोग लेने लगे, पर अधिकतर उसके ऊपरी प्रभाव तक ही रहे। अब इससे क्या हुआ, इसका प्रभाव क्या हुआ कि जो कवि हैं वो मनुष्येतर प्रकृति को कवि लोग जो है वो अपने काव्य में लेने लगे, लेकिन उसका ऊपरी ऊपरी प्रभाव जो है वो ऊपरी प्रभाव तक ही रहे। उसके रूप, व्यापार कैसे सुखद, सजीले और सुहावने लगते हैं, अधिकतर यही देख दिखाकर उन्होंने संतोष किया। चिर सहचर्य से उत्पन्न उनके प्रति हमारा राग व्यंजित ना हुआ। उनके बीच मनुष्य जीवन को रख कर उसके प्राकृत स्वरूप पर व्यापक दृष्टि नहीं डाली गई, यानी उसके अंदर जो है भीतर प्रवेश उन्होंने उसके नहीं किया, ऊपर ऊपर से उसका प्रभाव जो है वो अपने काव्य में जमाते रहे। रहस्यमयी सत्ता के अक्षर प्रसार के भीतर व्यंजित भावों और मार्मिक तथ्यों के साक्षात्कार तथा प्रत्यक्षीकरण की ओर झुकाव न देखने में आया। इसी प्रकार विश्व के अत्यंत सूक्ष्म और अत्यंत महान विधानों के बीच जहां तक हमारा ज्ञान पहुंचता है वहां तक हृदय को भी पहुंचाने का कुछ प्रयास होना चाहिए था, पर ना हुआ। द्वितीय उत्थान का अधिकांश भाग खड़ी बोली को भिन्न भिन्न प्रकार के पद्धों में ढालने में ही लगा, यानी द्वितीय उत्थान का अधिकांश समय जो है वो खड़ी बोली को भिन्न भिन्न पद्धों में ढालने में ही लगा था। तृतीय उत्थान में आकर खड़ी बोली के भीतर काव्यत्व का अच्छा स्मरण हुआ, यानी काव्यत्व में अच्छी रचनाएं जो है वो रची गई। जिस देश प्रेम को लेकर काव्य की नूतन धारा भारतीय काल में चली थी वह उत्तरोत्तर और प्रबल और व्यापक रूप धारण करता आया। तो उसका प्रसार जो है भारतीय काल में जो देश प्रेम की भावना चली थी उसका उत्थान जो है वो थोड़ा प्रसार द्वितीय उत्थान में हुआ और वो विस्तृत रूप से जो है उसने विस्तृत रूप धारण कर लिया तृतीय उत्थान में। शासन की अव्यवस्था, अशांति के उपरांत अंग्रेजियों के शांतिमय और रक्षापूर्ण शासन के प्रति कृतज्ञता का भाव भारतीय काल में बना हुआ था। इससे उस समय की देशभक्ति संबंधी कविताओं के राजभक्ति का स्वर भी प्रायः मिला पाया जाता है। देश की दुख दशा का प्रधान कारण राजनीति समझते हुए भी उस दुख दशा में उद्धार के लिए कवि लोग दयामय भगवान को ही पुकारते मिलते हैं। कहीं कहीं उद्योग धंधों को ना बढ़ाने, आलस में पड़े रहने और देश की बनी वस्तुओं का व्यवहार ना करने के लिए वे देशवासियों को भी कोसते पाए जाते हैं। सरकार पर रोष या असंतोष की भावना उसमें नहीं मिलती है। कांग्रेस की प्रतिष्ठा होने के उपरांत भी बहुत दिनों तक देशभक्ति की वाणी में विशेष बल और वेग ना दिखाई पड़ा। यानी यहाँ पर शुक्ल जी कह रहे हैं कि
जो काव्य रचा गया उसमें क्या है, उसमें देश की दुख दशा का कारण जो है वो जनता को ही समझा गया कि वो ही जो है आलस में पड़े हुए हैं, वो ही जो है उस आगे देश प्रेम की ओर जो है वो प्रवृत्त नहीं हो रहे हैं, देश में बनी हुई वस्तुओं का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, उन्हीं की ओर कोसा गया। सरकार पर रोष और क्रोध जो है वो व्यक्त नहीं किया गया। कांग्रेस की प्रतिष्ठा होने के उपरांत भी देशभक्ति की वाणी में विशेष बल और वेग जो है वो नहीं दिखाई दिया। बात यह थी कि राजनीति की लंबी चौड़ी चर्चा साल भर में एक बार धूमधाम के साथ थोड़ी सी शिक्षित बड़े आदमियों के बीच हो जाया करती थी, जिसका कोई स्थायी और क्रियोत्पादक प्रभाव नहीं देखने में आता था। अतः द्विवेदी काल के देशभक्ति संबंधी रचनाओं में शासन पद्धति के प्रति तो असंतोष तो व्यंजित होता था, पर कर्म में तत्पर कराने का आत्मत्याग करने वाला जोश और उत्साह जो है वो काव्य में नहीं दिखाई पड़ रहा था। आंदोलन भी कड़ी याचना के आगे नहीं बढ़े थे। तृतीय उत्थान में आकर परिस्थितियां बहुत बदल गई थी। आंदोलनों ने सक्रिय रूप धारण किया और गांव-गांव राजनीतिक और आर्थिक स्वतंत्रता के विरोध की भावनाएं जगाई जाने लगी। जो है तृतीय उत्थान में उसने जो है वे विस्तृत रूप जो है धारण कर लिया था। काव्य में देशभक्ति की भावना ने सरकार से कुछ मांगने के स्थान पर अब कवियों की वाणी देशवासियों को स्वतंत्रता देवी की वेदी पर बलिदान होने को प्रोत्साहित करने लगी। अब जो आंदोलन चले वे सामान्य जन समुदायों को भी साथ लेकर चले। इससे उनके भीतर अधिक आवेश और बल का संचार हुआ। सबसे बड़ी बात यह हुई कि आंदोलन संसार के भागों में चलने वाले आंदोलनों के मेल में लाए गए, यानी उस समय की परिस्थितियां भी जो है वो काव्य में दिखाई देने लगी, जिससे ये क्षोभ की एक सार्वभौम धारा की शाखाओं से प्रतीत हुए। वर्तमान सभ्यता और लोक की घोर आर्थिक विषमता से जो असंतोष का स्वर पश्चिम में उठा, उसकी गूंज यहाँ भी पहुंची। दूसरे देशों का धन खींचने के लिए यूरोप में महायंत्र प्रवर्तन का जो क्रम चला, उससे पूंजी लगाने वाले थोड़े से लोगों के पास अपार धनराशि इकट्ठी होने लगी, पर अधिकांश श्रमजीवी जनता के लिए भोजन वस्त्र मिलना कठिन हो गया। अतः एक और तो यूरोप में मशीन की सभ्यता के विरुद्ध टॉलस्टॉय की धर्म बुद्धि जगाने वाली वाणी सुनाई पड़ती है, जिसका भारतीय अनुवाद गांधी जी ने यहाँ पर किया है। दूसरी ओर इस घोर आर्थिक विषमता की ओर प्रतिक्रिया के रूप में साम्यवाद, समाजवाद नामक सिद्धांत चले हैं। अब कौन कौन सिद्धांत चले उसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, जिन्होंने रूस में अत्यंत उग्र रूप धारण करके भारी उलट फेर जो है वो कर दिया था। यानी साम्यवाद और समाजवाद जैसे सिद्धांत जो चले थे, उसने रूस में भारी उलट फेर कर दिया था। अब संसार के प्राय सारे भाग एक दूसरे के लिए खुले हुए हैं। इससे एक भूखंड में उठी हुई हवाएं दूसरे भूखंड में शिक्षित वर्गों तक तो अवश्य पहुंच जाती हैं। यानी जो भारी उलटफेर हुआ रूस में, इससे क्या हुआ कि इसकी जो हवाएं हैं, यानी इसकी जो चीजें हैं वो दूसरे भूखंड में भी प्रवेश कर रही हैं, यानी शिक्षित वर्गों तक जो है वो पहुंच रही थी। यदि उनका सामंजस्य दूसरे भूखंड की परिस्थिति के साथ हो जाता है तो उस परिस्थिति के अनुरूप शक्तिशाली आंदोलन चल पड़ते हैं। इसी नियम के अनुसार शोषक साम्राज्यवाद के विरुद्ध राजनीतिक आंदोलन के अतिरिक्त यहाँ भी किसान आंदोलन, मजदूर आंदोलन, अछूत आंदोलन इत्यादि कई आंदोलन एक विराट महापरिवर्तनवाद के नाना व्यवहारिक अंगों के रूप में चले हैं। यानी विभिन्न प्रकार के आंदोलन जो है उसके विरोध स्वरूप जो है वो चले हैं। श्री रामधारी सिंह दिनकर, बालकृष्ण शर्मा, नवीन, माखनलाल चतुर्वेदी आदि कई कवियों की वाणी द्वारा ये भिन्न भिन्न प्रकार के आंदोलन प्रतिध्वनित हुए। ऐसे समय में कुछ ऐसे भी आंदोलन दूसरे देशों की देखा देखी खड़े होते हैं जिनकी नौबत वास्तव में नहीं आई रहती। यानी कहने हैं कि जो इस आंदोलनों के आड़ में कुछ ऐसे भी आंदोलन चल रहे थे जिनकी जो है नौबत अभी नहीं आई थी। यूरोप में जब देश बड़े बड़े कल कारखानों से भर गए हैं और जनता का बहुत सा भाग उसमें लग गया था, तब मजदूर आंदोलन की नौबत आई। यानी जब बड़े बड़े कारखाने खुल गए और उसमें जनता जो है बहुत सा भाग उसमें लग गया, तो मजदूर आंदोलन की वहां जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर तब मजदूर आंदोलन की जो है वो नौबत आई। यहाँ अभी कल कारखाने केवल चल खड़े हुए हैं और उनमें काम करने वाले थोड़े से मजदूरों की दशा खेत में काम करने वाले करोड़ों अच्छे किसानों की दशा से कहीं अच्छी, जो कि कारखानों में मजदूर काम कर रहे हैं उनकी दशा किसानों से कहीं अच्छी है। पर मजदूर आंदोलन साथ लग गया। जो कुछ हो, इन आंदोलनों का तीव्र स्वर हमारी काव्य वाणी में जो है वो सम्मिलित हुआ। यानी कि देश में क्या परिस्थितियां थी उसका असर भी जो है अब काव्य में दिखाई देने लगा था।
जीवन के कई क्षेत्रों में जब एक साथ परिवर्तन के लिए पुकार सुनाई पड़ती है, तब परिवर्तन एक वाद का रूप व्यापक रूप धारण करता है और वह बहुतों के लिए सब क्षेत्रों में स्वतः एक चरम साध्य बन जाता है। क्रांति के नाम से परिवर्तन की प्रबल कामना हमारे हिंदी काव्य क्षेत्र में प्रलय की पूरी पदावली के साथ व्यक्त की गई। इस कामना के साथ कहीं कहीं प्राचीन के स्थान पर नवीन के दर्शन की उत्कंठा भी हुई है। सब बातों परिवर्तन ही परिवर्तन की यह कामना कहाँ तक वर्तमान परिस्थिति के स्वतंत्र पर्यालोचन का परिणाम है और कहाँ तक केवल अनुकृत है, नहीं कहा जा सकता। इतना अवश्य दिखाई पड़ता है कि इस परिवर्तनवाद की प्रदर्शन की प्रवृत्ति अधिक हो जाने से जगत और जीवन के स्वरूप की यह अनुभूति ऐसे कवियों में कम जग पाएगी, जिसका प्रभाव, जिसकी व्यंजना काव्य को दीर्घ आयु प्रदान करती है। अब यह तो हुई काल के प्रभाव की बात, यानी समय का प्रभाव जो है वो किस प्रकार से काव्य पर पड़ा, उसके बारे में कह रहे हैं कि ये तो हुई काव्य के प्रभाव की बात। थोड़ा यह भी देखना चाहिए कि चली आती हुई काव्य परंपरा की शैली से अतृप्ति या असंतोष के कारण परिवर्तन की कामना कहाँ तक जगी और उसकी अभिव्यक्ति किन किन रूपों में हुई। भक्ति काल और रीति काल की चली आती हुई परंपरा के अंत में किस प्रकार भारतीय मंडल के प्रभाव से देश प्रेम और जाति गौरव की भावना को लेकर एक नूतन परंपरा की प्रतिष्ठा हुई, इसका उल्लेख हो चुका है। द्वितीय उत्थान में काव्य की नूतन परंपरा का अनेक विषय स्पर्शी प्रसार अवश्य हुआ, पर द्विवेदी युग के प्रभाव से उसमें भाषा की सफाई आई। अब कह रहे हैं कि द्वितीय उत्थान में काव्य की जो नूतन परंपरा जो विकसित हुई, उससे क्या हुआ, द्विवेदी जी के प्रभाव से उसमें क्या हुआ कि भाषा की सफाई आई। दूसरी ओर उसका स्वरूप जो है वो गद्यवत, रूखा, इतिवृत्तात्मक और अधिकतर बाह्यार्थ निरूपक हो गया। अतः इस तृतीय उत्थान में जो प्रतिवर्तन हुआ और उसके पीछे छायावाद वह कहलाया वह उसी द्वितीय उत्थान की कविता के विरुद्ध कहा जा सकता था। यानी छायावाद जो है वो तृतीय उत्थान में जो प्रतिवर्तन हुआ वो छायावाद कहलाया और ये द्वितीय उत्थान में जो कविता का विरुद्ध कहा जा सकता है। यानी जो छायावाद कहलाया ये द्वितीय उत्थान की कविता के विरुद्ध जो है वो कहा जा सकता है। इसका प्रधान लक्ष्य काव्य शैली की ओर था, वस्तु विधान की ओर नहीं। अर्थभूमि या वस्तुभूमि का तो उसके भीतर बहुत संकोच हो गया, समन्वित विशाल भावनाओं को लेकर चलने की ओर ध्यान ना रहा। द्वितीय उत्थान की कविता में काव्य का स्वरूप खड़ा करने वाली दोनों बातों की कमी जो है वो दिखाई पड़ती है। कल्पना का रंग भी बहुत फीका रहता है। द्वितीय उत्थान जो कविता हुई उसके बारे में शुक्ल जी कह रहे हैं कि इनमें काव्य का स्वरूप खड़ा करने वाली दोनों बातों की जो है कमी दिखाई पड़ती है, कल्पना का रंग भी बहुत कम रहता है और हृदय का वेग भी खूब खुलकर नहीं व्यंजित होता। इन बातों की कमी परंपरागत ब्रजभाषा काव्य का आनंद लेने वालों को भी मालूम होती थी, बंगला और अंग्रेजी कविता का परिचय करने वालों को भी। अतः खड़ी बोली की कविता में पद लालित्य, कल्पना की उड़ान, भाव की वेगवती व्यंजना, वेदना की विवृत्ति, शब्द प्रयोग की विचित्रता इत्यादि अनेक बातें देखने की आकांक्षा बढ़ती गई। सुधार चाहने वालों में कुछ नए नए विषयों की ओर प्रवृत्ति खड़ी बोली की कविता को ब्रजभाषा काव्य किसी ललित पदावली, रसात्मकता और मार्मिकता से समन्वित देखना चाहते थे, जो अंग्रेजी की ढंग पर चली आती थी बंगला की कविताओं से प्रभावित थे। वे कुछ लाक्षणिक वैचित्र, व्यंजक, विचित्र चित्र विन्यास और रुचिर अन्योक्तियां देखना चाहते थे। श्री पारसनाथ सिंह के किए हुए बंगला कविताओं के अनुवाद सरस्वती आदि पत्रिकाओं में संवत 1967 यानी सन 1910 से ही निकलने लगे थे। ग्रे, वर्ड्सवर्थ आदि अंग्रेजी कवियों की रचनाओं के कुछ अनुवाद भी इन्होंने किए हैं, जैसे जीतन सिंह द्वारा अनुदित वर्ड्सवर्थ का कोकिल, यानी जीतन सिंह ने वर्ड्सवर्थ की रचनाओं का अनुवाद जो किया है वो कोकिल नाम से किया है, निकले। अतः खड़ी बोली की कविता जिस रूप में चल रही थी उससे संतुष्ट न रहकर द्वितीय उत्थान के समाप्त होने से कुछ पहले ही कवि खड़ी बोली के काव्य को कल्पना का नया रूप देने और उसे अधिक अंतर्भाव व्यंजक बनाने में प्रवृत्त हो गए थे, जिनमें प्रधान थे सर्वश्री, मैथिली शरण गुप्त, मुकुटधर पांडे और बद्रीनाथ भट्ट। कुछ अंग्रेजी ढर्रा लिए हुए जिस प्रकार की फुटकल कविताएं, प्रगीत, मुक्तक, लिरिक्स बंगला में निकल रहे थे, उनके प्रभाव से कुछ विश्रृंखल वस्तु विन्यास और अनूठे शीर्षकों के साथ चित्रमयी, कोमल और व्यंजक भाषा में इनको नए ढंग की रचनाएं संवत 1970-71 में निकलने लगी थी, जिनमें से कुछ के भीतर रहस्य भावना भी रहती थी। अब यहाँ पर कुछ जो कवि हैं यहाँ पर दिए जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहले जो कवि हैं यह नूतन परंपरा के प्रवर्तक जो है ये कवि है, नूतन परंपरा के प्रवर्तक कवि, जिसमें सबसे पहले कवि हैं मैथिली शरण गुप्त।
गुप्त जी की नक्षत्र निपात सन 1914, अनुरोध सन 1915, पुष्पांजलि 1917, स्वयं आगत 1918 इत्यादि कविताएं ध्यान देने योग्य हैं। इनका सन आप लोग याद रखेंगे और ये मैथिली शरण गुप्त की कविताएं हैं, ये भी याद रखेंगे आप लोग। पुष्पांजलि और स्वयं आगत की यहाँ पर कुछ पंक्तियां जो है वो दी जा रही हैं। मेरे आंगन का एक फूल सौभाग्य भाव से मिला हुआ, सो कुछ वासन से हिला हुआ, सौभाग्य विटप से खिला हुआ, झड़ पड़ा अचानक झूल झूल। तो ये है पुष्पांजलि की पंक्तियां। तेरे घर के द्वार बहुत हैं, किससे होकर आऊं मैं, सब द्वारों पर भीड़ बड़ी है, कैसे भीतर जाऊं मैं। तो ये जो पंक्ति है ये स्वयं आगत की पंक्ति है। फिर ये वाली पंक्ति इंपॉर्टेंट है। निकल रही है उर से आह, ताक रहे सब तेरी राह, चातक खड़ा चोंच खोले है, संपुट खोले सीप खड़ी, मैं अपना घट लिए खड़ा हूं, अपनी अपनी हमें पड़ी। तो ये पंक्ति जो है इंपॉर्टेंट है। फिर दूसरे कवि जो आते हैं वो है मुकुटधर पांडे। गुप्त जी तो पहले जैसा कहा जा चुका है, किसी विशेष पद्धति या वाद में बंद कर कई पद्धतियों पर अब तक चले आ रहे हैं। यानी कि जो मैथिली शरण गुप्त हैं उन्होंने किसी विशेष पद्धति को रचना नहीं की है, वो कई पद्धतियों को लेकर अब तक चले आ रहे हैं। पर मुकुटधर पांडे जो है वो बराबर नूतन पद्धतियों पर चले हैं, यानी बराबर नई पद्धतियों पर चले हैं। उनकी इस ढंग की प्रारंभिक रचनाओं में आंसू, उद्गार इत्यादि ध्यान देने योग्य हैं। यहाँ पर इनके कुछ नमूने जो है वो दिए जा रहे हैं। हुआ प्रकाश तमोमय मग में, मिला मुझे तू तक्षण जग में, दंपति के मधुमय विलाप में, शिशु के स्वप्नों में हास में। फिर यहाँ पर ये पंक्ति इंपॉर्टेंट है। जब संध्या को हट जावेगी भीड़ महान, तब जाकर मैं तुझे सुनाऊंगा निज गान। फिर तीसरे जो कवि हैं वो है पंडित बद्रीनाथ भट्ट। भट्ट जी की सन 1913 के पहले से भी भाव व्यंजक अनूठे गीत रचते आ रहे थे। यहाँ पर दो पंक्तियां इनकी दी जा रही हैं। दे रहा दीपक जलकर फूल, रोपी उज्जवल प्रभा पताका, अंधकार है शूल फूल सॉरी। फिर चौथे कवि है श्री पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। बख्शी जी के भी इस ढंग के कुछ गीत सन 1915 से 16 के आसपास मिलेंगे। अब यहाँ पर ये जो कथन है ये इंपॉर्टेंट है। ये कवि जगत और जीवन के विस्तृत क्षेत्र के बीच नई कविता का संचार चाहते थे। ये प्रकृति की साधारण असाधारण सब रूपों पर प्रेम दृष्टि डालकर उसके रहस्य भरे सच्चे संकेतों को परख कर भाषा को अधिक चित्रमय, सजीव और मार्मिक रूप देकर कविता का एक अकृत्रिम स्वच्छंद मार्ग निकाल रहे थे। तो ये कथन जो है इंपॉर्टेंट है और ये पूछा जा सकता है कि किस कवि के संबंध में शुक्ल जी ने कहा है। तो पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी के संबंध में शुक्ल जी ने ये कथन। भक्ति क्षेत्र में उपास्य की एक देशीय या धर्म विशेष में प्रतिष्ठित भावना के स्थान पर सार्वभौम भावना की ओर बढ़ रहे थे, जिसमें सुंदर रहस्यात्मक संकेत भी थे। अतः हिंदी कविता की नई धारा प्रवर्तक इन्हीं को विशेषता मैथिली शरण गुप्त और मुकुटधर पांडे को समझना चाहिए। अब कह रहे हैं कि हिंदी कविता में जो नई धारा का प्रवर्तन हुआ उसका प्रवर्तक जो है वो मैथिली शरण गुप्त, इनको कहना चाहिए, यानी पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी को कहना चाहिए या मैथिली शरण गुप्त या मुकुटधर पांडे को समझना चाहिए। इस दृष्टि से छायावाद का रूप रंग खड़ा करने वाले कवियों के संबंध में अंग्रेजी या बंगला की समीक्षाओं से उठती हुई इस प्रकार की पदावली का कोई अर्थ नहीं कि इन कवियों के मन में एक आंधी उठ रही थी जिसमें आंदोलित होते हुए वे उड़े जा रहे थे। एक नूतन वेदना की झटपटाहट थी, इससे सुख की मीठी अनुभूति लुकी हुई थी। रूढ़ियों के भार से दबी हुई युग की आत्मा अपनी अभिव्यक्ति के लिए हाथ पैर मार रही थी। यानी इनके अंदर एक भावना थी जो कि आंधी की तरह चल रही थी, जिससे मग्न होकर इन्होंने काव्य रचनाएं की है। ना कोई आंधी थी, ना तूफान, ना कोई नई कसक थी, ना वेदना, ना प्राप्त युग की नाना परिस्थितियों का हृदय पर कोई नया आघात था, ना उसका आहत नाद। इन बातों का कुछ अर्थ तब हो सकता था जब काव्य का प्रवाह ऐसी भूमियों की ओर मुड़ता जिन पर ध्यान ना दिया गया होता। अब कहने की इसमें ना कोई आंधी थी, ये जो वेग था इन कवियों के अंदर, इसमें ना कोई आंधी थी, ना कोई प्रवाह था, ना कसक थी, ना युग की नाना परिस्थितियों का हृदय पर कोई प्रभाव था। इस तरीके की कोई बात नहीं थी जिससे जो है काव्य का प्रभाव जो नई भावभूमियों को मुड़ता, इस तरीके का कुछ भी नहीं था। छायावाद के पहले नए नए मार्मिक विषयों की ओर हिंदी कविता प्रवृत्त होती आ रही थी। कसर थी तो आवश्यक और व्यंजक शैली की कल्पना और संवेदना के अधिक योग की।
तात्पर्य यह है कि छायावाद जिस आकांक्षा का परिणाम था, उसका लक्ष्य केवल अभिव्यंजना की रोचक प्रणाली का विकास था, जो धीरे धीरे अपने स्वतंत्र धर्रे पर श्री मैथिली शरण गुप्त, श्री मुकुटधर पांडे आदि के द्वारा हो रहा था। गुप्त जी और मुकुटधर पांडे आदि द्वारा स्वच्छंद नूतन धारा चली ही थी। नहीं, मैथिली शरण गुप्त और मुकुटधर पांडे द्वारा जो स्वच्छंद नूतन धारा चली थी कि श्री नवीननाथ ठाकुर, यानी कि नूतन धारा प्रवर्तन किया ही था मैथिली शरण गुप्त मुकुटधर पांडे ने, कि क्या हुआ, रविन्द्रनाथ टैगोर उन कविताओं की धूम हुई, रविन्द्रनाथ टैगोर की उन कविताओं की धूम हुई जो अधिकतर पाश्चात्य ढांचे का आध्यात्मिक रहस्यवाद लेकर चली थी। यानी पाश्चात्य ढांचे का आध्यात्मिक रहस्यवाद लेकर के जो कविताएं चली थी रविन्द्रनाथ टैगोर की, उनकी जो है वो धूम हो गई। परंतु ईसाई संतों की छायाभास, पेंटा समाटा तथा यूरोपीय काव्य क्षेत्र में परिवर्तित आध्यात्मिक प्रतीकवाद, सिंबलिज्म के अनुकरण पर रची जाने के कारण बंगला में ऐसी कविताएं छायावाद कही जाने लगी। यानी कि ईसाई संतों की छायाभास, पेंटा समाटा और यूरोपीय काव्य क्षेत्र के द्वारा प्रवर्तित आध्यात्मिक प्रतीकवाद, इन दोनों के अनुसरण को लेकर जो कविताएं रची गई, इनको बंगला में ऐसी कविताएं जो हुई वो छायावाद कही जाने लगी। यह वाद क्या प्रकट हुआ, एक बने बनाए रास्ते का दरवाजा खुल पड़ा और हिंदी के कुछ नए कवि उधर एक बारगी झुक पड़े। यह अपना क्रमशः बनाया हुआ रास्ता नहीं था, इनका दूसरा साहित्य क्षेत्र में प्रकट होना, कई कवियों का इस पर एक साथ चल पड़ना और कुछ दिनों तक इसके भीतर अंग्रेजी और बंगला की पदावली का ज्यों का त्यों अनुवाद रखा जाना, ये बातें स्वतंत्र की मार्ग की स्वतंत्र उद्भावना नहीं सूचित करती हैं। कह रही अब ये जो छायावाद जो चला था, इस पर एक बारगी जो है हिंदी के कवि जो है वो झुके और उन्होंने क्या किया, बंगला और अंग्रेजी की पदावलियों का ज्यों त्यों अनुवाद करके रखना शुरू कर दिया। अब यहाँ से कथन इंपॉर्टेंट है, छायावाद नाम चल पड़ने का परिणाम यह हुआ कि बहुत से कवि रहस्यात्मकता, अभिव्यंजना के लाक्षणिक वैचित्र, वस्तु विन्यास की विशृंखलता, चित्रमयी भाषा और मधुमयी कल्पना को ही साध्य मानकर चले। शैली की इन विशेषताओं को दूरहरण और साधना में ही लीन हो जाने के कारण अर्थभूमि के विस्तार की ओर उनकी दृष्टि नहीं रही। विभाव पक्ष या तो शून्य अथवा अनिर्दिष्ट रह गया। इस प्रकार प्रसारण उन्मुख काव्य क्षेत्र बहुत कुछ संकुचित हो गया। असीम और अज्ञात प्रियतम के प्रति अत्यंत चित्रमयी भाषा, अनेक प्रकार के प्रेमोद्गार तक ही काव्य की गतिविधि प्रायः बंद गई। अब छायावाद में इस तरीके की कविताएं तो देखने को मिलती हैं, असीम और अज्ञात के प्रति अत्यंत चित्रमयी भाषा का प्रयोग, हतंत्री की झंकार, नीरव संदेश, अभिसार, अनंत प्रतीक्षा, प्रियतम का दबे पांव आना, आंख में चौली, मद में झूमना, विभोर होना इत्यादि के साथ साथ शराब, प्याला, साकी आदि सूफी कवियों के पुराने सामान भी इकट्ठे किए गए इस छायावाद में। कुछ हेर फेर के साथ वही बंधी पदावली, वेदना का वही प्रकांड प्रदर्शन कुछ विशृंखलता के साथ प्रायः सब कविताओं में मिलने लगा। अज्ञ और अव्यक्त ही रखकर काम वासना के शब्दों में प्रेम व्यंजना भारतीय काव्य धारा में भी नहीं चली। यह स्पष्ट बात हमारे यहाँ भी था, वह भी था कि प्रवृत्ति वालों को अच्छी नहीं लगती। इससे खिन्न होकर वे उपनिषद से लेकर तंत्र और योग मार्ग तक की दौड़ लगाते हैं। उपनिषद में आए हुए आत्मा के पूर्ण आनंद स्वरूप के निर्देश, ब्रह्मानंद की अपरिमेयता को समझाने के लिए स्त्री पुरुष संबंध वाले दृष्टांत या उपमाएं, योग के सहस्त्र दल, कमल आदि की भावना के बीच बड़े संतोष से उद्धत करते हैं। यह सब करने से पहले उन्हें समझना चाहिए कि ऊपर जो बात ऊपर कही गई है उसका तात्पर्य क्या है, यह कौन कहता है, कि ये चीजें जो है छायावाद में जिस चीज को लेकर के रचनाएं की जा रही हैं वो उसका तात्पर्य क्या है, ये कौन कहता है कि मतांतरों की साधना के क्षेत्र में रहस्य मार्ग नहीं चले। योग रहस्य मार्ग है, तंत्र रहस्य मार्ग है, रसायन भी रहस्य मार्ग है, पर ये सब साधनात्मक है, प्रकृत भाव भूमि या काव्य भूमि के भीतर चले हुए मार्ग नहीं है। भारतीय परंपरा का कोई कवि मणिपुर, अनाहत आदि चक्र को लेकर तरह तरह के रंग महल बनाने में प्रवृत्त नहीं हुआ। संहिताओं में तो अनेक प्रकार की बातों का संग्रह है। उपनिषद में ब्रह्मा और जगत, आत्मा और परमात्मा के संबंध में कई प्रकार के मत हैं। वे काव्य ग्रंथ नहीं हैं। उनमें इधर उधर काव्य का जो स्वरूप मिलता है वह ऐतिह्य है, कर्मकांड, वह है ऐतिह्य, कर्मकांड, दार्शनिक चिंतन, सांप्रदायिक गुहा साधना, मंत्र तंत्र, जादू टोना इत्यादि बहुत सी बातों में उलझा हुआ विशुद्ध काव्य का निखरा हुआ स्वरूप पीछे अलग हुआ है। प्रामाणिक आदि काव्य कहलाना साफ यही सूचित करता है
कि संहिता और उपनिषदों को कभी किसी ने काव्य नहीं कहा है। यानी रामायण आदि को आदि काव्य कहलाना यह सूचित करता है कि संहिता और उपनिषदों को किसी ने काव्य कभी नहीं कहा है। अगर अब सीधा सवाल यह रह गया कि क्या वाल्मीकि से लेकर पंडित राज जगन्नाथ तक कोई भी ऐसा कवि बताया जा सकता है जिसने अज्ञेय और अव्यक्त को अज्ञेय और अव्यक्त ही रखकर प्रियतम बनाया हो, उसके प्रति कामुकता के शब्दों में प्रेम व्यंजना की हो। कबीरदास किस प्रकार हमारे यहाँ ज्ञानवाद और सूफियों के भावात्मक रहस्यवाद को लेकर चले थे, यह हम पहले दिखाए हैं। उसी भावात्मक रहस्य परंपरा का नूतन भावभंगी और लाक्षणिकता के साथ आविर्भाव बहुत रमणीय है, कुछ लोगों को अत्यंत रुचिकर है। यह और बात है। प्रणय वासना का यह उद्गार आध्यात्मिक पर्दे पर ही छिपा नहीं रह सका। हृदय की सारी काम वासना इंद्रियों, अब ये प्रणय वासना का ये जो उद्गार छायावाद में चला था, ये आध्यात्मिक पर्दे तक ही नहीं रह सका। इसने क्या किया, हृदय की सारी काम वासनाएं इंद्रियों की सुख विलास की मधुर और रमणीय सामग्री के बीच एक बंधी हुई रूही पर व्यक्त होने लगी। इस प्रकार रहस्यवाद से संबंध न रखने वाली कविताएं भी छायावाद में की जाने लगी। अतः छायावाद शब्द का प्रयोग रहस्यवाद तक ही न रहकर काव्य शैली के संबंध में प्रतीकवाद यानी सिंबलिज्म के अर्थ में भी होने लगा। छायावाद की इस धारा के आने के साथ साथ अनेक लेखक नवयुग के प्रतिनिधि बनकर यूरोप के साहित्य क्षेत्र में प्रवर्तित काव्य और कला संबंधी नए नए सिद्धांत सामने लाने लगे। कुछ दिन कलावाद की धूम रही और कहा जाता है कि कला का उद्देश्य कला ही है, और कहा जाने लगा कि कला का उद्देश्य कला ही है। इस जीवन के साथ काव्य का कोई संबंध न रखने वाली उसकी दुनिया और ही है। और किसी काव्य के मूल्य का निर्धारण जीवन की किसी वस्तु के मूल्य के रूप में नहीं हो सकता। काव्य तो एक लोकातीत वस्तु है। कवि एक प्रकार की रहस्यदर्शी सीयर या पैगंबर है। इसी प्रकार क्रोची के अभिव्यंजनावाद को लेकर बताया गया कि काव्य में वस्तु या वर्ण विषय कुछ नहीं है, जो कुछ है वह अभिव्यंजना के ढंग का अनूठापन है। अब इसी प्रकार क्या बताया गया कि क्रोची के अभिव्यंजनावाद को लेकर के कहा गया कि काव्य में जो है वस्तु या वर्ण विषय कुछ भी नहीं है, केवल अभिव्यंजना के ढंग का अनूठापन ही है। इन दोनों वादों के अनुसार काव्य का लक्ष्य उसी प्रकार सौंदर्य की सृष्टि या योजना कहा गया जिस प्रकार बेलबूटे या नक्काशी का। कवि कल्पना प्रत्यक्ष जगत से अलग एक रमणीय स्वप्न घोषित किया जाने लगा और कवि सौंदर्य भावना के मध्य में झूमने वाला एक लोकातीत जीव कहा जाने लगा। कला और काव्य की प्रेरणा का संबंध स्वप्न और काम वासना से बताने वाला मत भी इधर उद्धत था। सारांश यह है कि इस प्रकार के अनेक वाद प्रवाद पत्र पत्रिका में निकलते रहे। छायावाद की कविता की पहली दौड़ तो बंग भाषा की रहस्यात्मक कविताओं के सजीले और कोमल मार्ग पर हुई। यानी छायावाद जो कि हम लोग पीछे पढ़ा था कि छायावाद जो है वो सबसे पहले जो है वो बंग भाषा में आया था, उसके बाद हिंदी में आया। तो सबसे पहले इनकी रहस्यात्मक कविताएं जो है वो बंग भाषा में रची गई और उनकी कविताओं की बहुत कुछ गतिविधियां अंग्रेजी वाक्य खंडों के द्वारा संगठित देख अंग्रेजी काव्य से परिचित हिंदी कवि सीधे अंग्रेजी की तरह के लाक्षणिक प्रयोग करके उन्हें ज्यों के त्यों अनुवाद जगह जगह अपनी रचनाओं में जड़ने लगे थे। कनक प्रभात, विचारों में बच्चों की सांस, स्वर्ण समय, प्रथम मधुबाल, तारिकाओं की तान, स्वप्निल क्रांति, ऐसे प्रयोग अजायब घर के जानवरों की तरह उनकी रचनाओं के भीतर इधर उधर मिलने लगे। निराला जी की शैली कुछ अलग रही। अब कह रहे हैं कि इस तरीके के प्रयोग जो है अंग्रेजी काव्य को सीधा सीधा अनुवाद करके अपनी रचनाओं में रखने लगे थे, लेकिन निराला जी की शैली जो थी इनसे अलग थी। कुछ उसमें लाक्षणिक वैचित्र का उतना आग्रह नहीं पाया जाता जितना पदावली की तड़क भड़क और पूरे वाक्य के वैलक्षण्य का। केवल भाषा के प्रयोग वैचित्र तक ही बात न रही, ऊपर जिन अनेक यूरोपीय वादों और प्रवादों का उल्लेख हुआ उन सबका प्रभाव भी छायावाद कहीं जाने वाली कविताओं के स्वरूप पर कुछ न कुछ पड़ता रहा है। अब कलावाद अभिव्यंजनावाद का पहला प्रभाव यह दिखाई पड़ा। अब यहाँ पर विभिन्न प्रकार के वाद और प्रवाद जो है हिंदी में आए उनके बारे में यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे हैं। अब क्या है, कलावाद अभिव्यंजनावाद का पहला प्रभाव यह दिखाई पड़ा कि काव्य में भावानुभूति के स्थान पर कल्पना का विधान ही प्रधान समझा जाने लगा और कल्पना अधिकतर अप्रस्तुतों की योजना करने तथा लाक्षणिक मूर्तिमत्ता और विचित्रता लाने में प्रवृत्त हुई। प्रकृति के नाना रूपों और व्यापार इसी प्रस्तुत योजना में काम में लाए गए। सीधे उनके मर्म की ओर हृदय प्रवृत्त नहीं दिखाई पड़ा। पंत जी अलबत्ता प्रकृति कमनीय रूपों की ओर कुछ रुक कर हृदय रमाते पाए गए। अब पंत जी जो है वो प्रकृति के कमनीय रूपों को लेकर ही उन्होंने अपनी रचनाएं की हैं।
दूसरा प्रभाव यह देखने में आया कि यह व्यंजना प्रणाली या शैली की विचित्रता ही सब कुछ समझी गई है। नाना अर्थ भूतियों पर काव्य का प्रसार रुक सा गया है। प्रेम क्षेत्र कहीं आध्यात्मिक कहीं लौकिक के भीतर की कल्पना की विचित्र विधायनी क्रीड़ा के साथ प्रकांड वेदना औत्सुक्य उन्माद आदि की व्यंजना तथा क्रीड़ा हुई। प्रिय के कपोलों पर ललाई हाव भाव मधुर स्त्राव अश्रु प्रवाह इत्यादि रंगीले वर्णन करके अनेक कवि अब तक पूर्ण तृप्त दिखाई देते हैं। जगत और जीवन के नाना मानवीय पक्षों की ओर उनकी दृष्टि जो है वो नहीं गई। बहुत से नए रसिक प्रस्वेद गंध युक्त चिपचिपाती और भिन्न भिनाती भाषा को सब कुछ समझने लगे। लक्षण शक्ति लक्षणाशक्ति के सहारे अभिव्यंजना प्रणाली या काव्य शैली का अवश्य बहुत अच्छा विकास हुआ। यानी इसमें क्या हुआ, लक्षणाशक्ति के सहारे अभिव्यंजना प्रणाली का अच्छा विकास हुआ, पर अभी तक कुछ बंधे हुए शब्दों की रूढ़ी चल रही है। रीतिकाल की श्रृंगारी कविता कभी रहस्य का पर्दा डालकर कभी खुले मैदान अपनी कुछ अदा बदल कर फिर सारा काव्य क्षेत्र छेक कर चल रही है। यानी अब यहाँ फिर क्या हुआ, छायावाद के भीतर ही रीतिकाल की श्रृंगारी कविताएं जो है कभी रहस्य का पर्दा डालकर कभी खुले मैदान पर, इस तरीके यानी छायावाद के जो श्रृंगारी कविता थी उसी का रूप बदल के रचनाएं जो है वो होने लगी। कलावाद के प्रसंग में बार बार आने वाले सौंदर्य शब्द के कारण बहुत से कवि बेचारी स्वर्ग की अप्सराओं को लगाकर कोह काफ की परियों या बिहिश्त की फरिश्ता की तरह उड़ाते हैं। सौंदर्य चयन के लिए इंद्रधनुषी बादल, उषा, बीकच कालिका, पराग, सौरभ, स्मित, आनंद, अधर पल्लव इत्यादि बहुत सुंदर और मधुर सामग्री प्रत्येक कविता में जुटाना अवश्य समझते हैं। स्त्री के नाना अंगों के आरोप के बिना वे प्रकृति किसी दृश्य की सौंदर्य भावना ही नहीं कर सकते। यानी कि स्त्री प्रकृति के वर्णन में स्त्री के नाना अंगों का आरोप जो है वो करते हैं, केवल प्रकृति का वर्णन नहीं करते। कला के प्रकार के कारण यूरोप में गीत मुक्तक लिरिक्स का ही अधिक चलन देकर अब यहाँ भी उसी का जमाना यह बताकर कहा जाने लगा कि अब ऐसी लंबी कविताएं पढ़ने को किसी की फुर्सत कहाँ, जिसमें कुछ इतिवृत्त मिला रहता है। अब तो विशुद्ध काव्य की सामग्री जुटाकर सामने रख देनी चाहिए, जो गोटे गीत मुक्तकों में ही संभव है। इस प्रकार काव्य में जीवन की अनेक परिस्थितियों को लेकर जाने वाले प्रसंगों या आख्यानों की उद्भावना बंद सी हो गई थी। खैरियत यह हुई कि कलावाद की उस रस वर्जनी सीमा तक लोग नहीं बढ़े जहां यह कहा जाता है कि रसानुभूति के रूप में किसी प्रकार का भाव जगाना तो वक्ताओं का काम है। कलाकार का काम तो केवल कल्पना द्वारा बेल बूटे या बारात की फुलवारी की तरह शब्दमयी रचना खड़ा करके सौंदर्य की अनुभूति करना है। हृदय और वेदना का पक्ष छोड़ा नहीं गया है। इसके काव्य के प्रकट स्वरूप के तिरोभाव की आशंका नहीं है, पर छायावाद और कलावाद की सहसा धमकने से वर्तमान काव्य का बहुत सा अंश एक बंधी हुई लकीर के भीतर सिमट गया, नाना अंतर्भूमि पर न जाने पाया, यह अब अवश्य कहा जाएगा। फिर इसके आगे है, छायावाद की शाखा के भीतर धीरे धीरे काव्य शैली का बहुत अच्छा विकास हुआ, इसमें संदेह नहीं। अब कहने की इतने सारे वाद प्रवाद आए, लेकिन छायावाद के भीतर कहीं ना कहीं जो है वो काव्य शैली का बहुत अच्छा विकास होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। उसमें भावावेश की आकुल व्यंजना, लाक्षणिक वैचित्र, मूर्ति प्रत्यक्षीकरण, भाषा की वक्रता, विरोध, चमत्कार, कोमल पद विन्यास इत्यादि काव्य का स्वरूप संगठित करने वाली प्रचुर सामग्री जो है वो दिखाई पड़ती है। भाषिक परिमार्जन काल में किस प्रकार खड़ी बोली की कविता के रूखे सूखे रूप से उब कर कवि में सरसता लाने के चिन्ह दिखा रहे थे, यह कहा जा चुका है। आध्यात्मिक रहस्यवाद का नूतन रूप हिंदी में आना आता तो शैली और विव्यंजना पद्धति की उक्त विशेषताएं क्रमशः स्फुटित होती और उनका स्वतंत्र विकास होता। हमारी काव्य भाषा में लाक्षणिकता का कैसा अनूठा बात घनानंद की रचना में मिलता है, यह हम दिखा चुके हैं। अब ये पंक्ति जो है कथन इंपॉर्टेंट है। छायावाद जहां तक एक आध्यात्मिक प्रेम लेकर चला है, वहां तक तो रहस्यवाद के अंतर्गत रहा। उसके आगे प्रतीकवाद या चित्र भाषावाद या सिंबलिज्म नाम की काव्य शैली के रूप में ग्रहित होकर भी वह अधिकतर प्रेम गान ही करता रहा है। अब हर्ष की बात यह है कि अब कई कवि उस संकीर्ण क्षेत्र से बाहर निकलकर जगत और जीवन के मानवीय पक्षों की ओर बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। इसी के साथ काव्य शैली में प्रतिक्रिया की प्रदर्शन व नएपन की नुमाइश का शौक भी घट रहा है। अब अपनी शाखा की विशिष्टता को विभिन्नता की हद पर ले जाकर दिखाने की प्रवृत्ति
का वेग क्रमशः कम तथा रचनाओं को सुव्यवस्थित और अर्थगर्भित रूप देने की रुचि क्रमशः अधिक दिखाई पड़ती है। स्वर्गीय जयशंकर प्रसाद जी की अधिकतर तो विरह वेदना की नाना सजीले शब्द पथ लेकर स्वर्गीय जयशंकर प्रसाद जी अधिकतर तो विरह वेदना के नाना सजीले शब्द पथ निकलते तथा लौकिक और अलौकिक प्रणय मधुगान ही करते रहे। पर इधर लहर में कुछ ऐतिहासिक व्रत लेकर छायावत की चित्रमयी शैली विस्तृत अर्थभूमि पर ले जाने का प्रयास भी उन्होंने किया है और जगत की वर्तमान दुख द्वेषपूर्ण मानव जीवन का अनुभव करके इस जली जगत की वृंदावन बन जाने की आशा भी प्रकट की तथा जीवन के प्रभात को जगाया है। ये कथन जो है इसमें इंपॉर्टेंट है। इसी प्रकार श्री सुमित्रा नंदन पंत ने गुंजन में सौंदर्य चयन से आगे बढ़कर जीवन के नित्य स्वरूप पर भी दृष्टि डाली है। सुख दुख दोनों के साथ अपने हृदय का सामंजस्य किया है और जीवन की गति में भी लय का अनुभव किया है। बहुत अच्छा होता यदि पंत उसी प्रकार के जीवन की अनेक परिस्थितियों को नित्य रूप में लेकर अपनी सुंदर चित्रमयी प्रतिभा को अग्रसर करते, जिस प्रकार उन्होंने गुंजन और युगांत में किया है। युगवाणी में उनकी वाणी बहुत कुछ अवर्तमान आंदोलनों की प्रतिध्वनि के रूप में परिणत होती दिखाई पड़ती है। ये कथन इंपॉर्टेंट है। निराला जी की रचना का क्षेत्र तो पहले से ही कुछ विस्तृत रहा, जिसमें उन्होंने तुम और मैं में उस नाद वेग का आकार सार का गान किया है। जूही की कली और शेफालिका में उन्मद प्रणय चेष्टाओं की पुष्प चित्र खड़े किए, उसी प्रकार का जागरण वाणी जो है वो बजाई है। इस जगत के बीच विधवा की विदुर और कणों मूर्ति खड़ी की और इधर आकर इलाहाबाद के पथ पर एक पत्थर तोड़ती दीन स्त्री के माथे पर श्रम शिखर दिखाए। सारांश यह है कि अब शैली की वैलक्षण्य द्वारा प्रतिक्रिया प्रदर्शन का वेग कम हो जाने से अर्थभूमि के रमणीय प्रसार के चिन्ह भी छायावादी कहे जाने वाले कवियों की रचनाओं में दिखाई पड़ रहे हैं। इधर हमारे साहित्य क्षेत्र में प्रवृत्तियों का परिचालन बहुत कुछ पश्चिम से होता है, यानी कह रहे हिंदी में जो साहित्य क्षेत्र में विभिन्न प्रवृत्तियां जो आती हैं वो पश्चिम से आती हैं। कला में व्यक्तित्व की चर्चा खूब फैलने से कुछ लोग कवि लोग के साथ अपना मेल ना करने की अनुभूति की बड़ी लंबी चौड़ी व्यंजना कुछ मार्मिकता और फक्कड़पन के साथ करने लगे। भाव क्षेत्र में असामंजस्य की इस अनुभूति का भी एक स्थान अवश्य है, पर यह कोई व्यापक या स्थायी मनोवृत्ति नहीं। हमारा भारतीय काव्य उस भूमि की ओर प्रवृत्त रहा है जहां जाकर पढ़ाया हृदयों का मेल हो जाता है। वह सामंजस्य को लेकर, अनेकता में एकता को लेकर चलता है, असामंजस्य को लेकर नहीं चलता। अब आगे शुक्ल जी कहते हैं कि उपयुक्त परिवर्तनवाद और छायावाद को लेकर चलने वाली कविताओं के साथ साथ दूसरी धाराओं की कविता भी विकसित होती हुई चल रही थी। यानी कि एक ओर तो परिवर्तनवाद और छायावाद को लेकर की कविताएं रची जा रही थी, दूसरी ओर दूसरी धाराओं को लेकर भी कविताएं विकसित हो रही थी या चल रही थी। द्विवेदी काल में प्रवर्तित विविध वस्तु भूमि पर प्रसन्न प्रवाह के साथ चलने वाली काव्य धारा सर्वश्री मैथिली शरण गुप्त, ठाकुर गोपाल शरण सिंह, अनूप शर्मा, श्याम नारायण पांडे, पुरोहित प्रताप नारायण, तुलसीराम शर्मा, दिनेश इत्यादि अनेक कवियों की वाणी प्रसाद से विविध प्रसंग, आख्यान और विषय लेकर निथरती, प्रौढ़ और प्रगल्भ होती चली जा रही थी। यानी एक और तो प्रसाद, पंत, निराला, महादेवी वर्मा इनकी ये रचनाएं कर रहे थे, यानी ये छायावाद की रचनाएं कर रहे। दूसरी ओर जो दूसरी धारा चल रही थी उसमें ये कवि रचनाएं कर रहे थे, मैथिली शरण गुप्त, ठाकुर गोपाल शरण सिंह, श्याम नारायण पांडे। ये भी जो है प्रौढ़ और प्रगल्भ हो रही थी। उसकी अभिव्यंजना प्रणाली में अब अच्छी सरसता तथा सजीवता तथा अपेक्षित वक्रता का भी विकास होता चल रहा था। यद्यपि कई वादों के कूद पड़ने और प्रेम गान की परिपाटी यानी लय लिरिक्स का फैशन चल पड़ने के कारण अर्थभूमि का बहुत कुछ संकोच हो गया है और हमारे वर्तमान काव्य का बहुत सा भाग कुछ रूढ़ियों को लेकर एक बंदी लीक पर बहुत दिनों तक चला। फिर भी स्वाभाविक स्वच्छंदता टू रोमांटिसिज्म के उस नूतन पद का ग्रहण करके कई कवि चले, जिसका उल्लेख पहले हो चुका है। यानी स्वाभाविक स्वच्छंदता को लेकर भी बहुत से कवि चल चुके थे। पर पंडित रामनरेश त्रिपाठी के संबंध में द्वितीय उत्थान के भीतर कहा जा चुका है कि तृतीय उत्थान के आरंभ में मुकुटधर पांडे की रचनाएं छायावाद के पहले किस प्रकार नूतन स्वच्छंद मार्ग निकाल रही थी, यह हम दिखाया है। मुकुटधर जी को की रचनाएं नरेतर पाणियों की गतिविधि का राग रहस्यपूर्ण परिचय देती हुई स्वाभाविक स्वच्छंदता की ओर झुकती मिलेंगी। प्रकृति प्रांगण के चर अचर प्राणियों का रागपूर्ण परिचय, उनकी गतिविधि पर आत्मीयता व्यंजक दृष्टिपात, सुख दुख में उनके साहचर्य की भावना, ये सब बातें
स्वाभाविक स्वच्छंदता की पद चिन्ह है जो कि मुकुटधर की कविताओं में मिलते हैं। सर्वश्री सियाराम, शरणगुप्त, सुभद्रा कौरी चौहान, ठाकुर गुरुभक्त सिंह, हृदय शंकर भट्ट इत्यादि कई कवि विस्तृत अर्थभूमि पर स्वाभाविक स्वच्छंदता का मर्म पद ग्रहण कर चल रहे हैं। वे ना तो केवल नवीनता के प्रदर्शन के लिए छंदों का तिरस्कार करते हैं, उन्हीं में एक बारगी बंद कर चलते हैं। फिर ना ही वे नवीनता के प्रदर्शन के लिए छंदों का तिरस्कार करते हैं और ना ही वो एक बारगी उसमें बंद जाते हैं, यानी उसी छंद में रचना करते हैं। ये प्रसंग के अनुकूल परंपरागत पुराने छंदों का व्यवहार और नए छंदों तथा चरण व्यवस्था का भी विधान करते हैं, यानी वो नए पुराने दोनों छंदों में रचनाएं करते हैं। व्यंजक, चित्र विन्यास, लाक्षणिक वक्रता और मूर्तिमत्ता, सरस पदावली इत्यादि का भी सहारा लेते हैं, पर इन्हीं बातों को सब कुछ नहीं समझते। एक छोटे से घेरे में एक प्रदर्शन मात्र से वे संतुष्ट नहीं दिखाई देते हैं। उनकी कल्पना इस व्यक्ति जगत और जीवन के अनंत विधियों में हृदय को एक साथ लेकर विचरने के लिए आकुल दिखाई देती है। यानी विविध क्षेत्रों को लेकर के उन्होंने रचनाएं की है। तृतीय उत्थान की प्रवृत्तियों के इस संक्षिप्त विवरण से ब्रज भाषा काव्य परंपरा के अतिरिक्त इस समय चलने वाली खड़ी बोली की 3 धाराएं स्पष्ट हुई होंगी। अब कहने खड़ी बोली के भीतर जो 3 धाराएं चल रही हैं वो स्पष्ट हुई होंगी। द्विवेदी काल की क्रमशः विस्तृत और परिष्कृत होती हुई धारा, इसमें पहली है द्विवेदी काल की क्रमशः विस्तृत और परिष्कृत होती हुई धारा, दूसरी है छायावाद कही जाने वाली धारा और तीसरी है स्वाभाविक स्वच्छंदता को लेकर चलती हुई धारा, जिसके अंतर्गत राजनीतिक सामाजिक परिवर्तन की लालसा व्यक्त करने वाली शाखा भी हम ले सकते हैं। ये धाराएं वर्तमान काल में चल रही हैं और अभी इतिहास की सामग्री नहीं बनी है, इसलिए इनके भीतर की कुछ कृतियां और कुछ कवियों का थोड़ा सा विवरण देकर हम संतोष करेंगे। इनके बीच मुख्य भेद वस्तु विधान अभिव्यंजन कला के रूप में परिणाम में है, पर काव्य की भिन्न भिन्न धाराओं के भेद इतने निर्दिष्ट नहीं हो सकते कि एक की कोई विशेषता दूसरे में कहीं दिखाई ना पड़े, जबकि धाराएं साथ साथ चल रही हैं। यानी कह रहे हैं कि ये धाराएं जो है, ये भिन्न भिन्न धाराओं में भेद जो है इतने निर्दिष्ट नहीं हो सकते कि तीनों ही धाराओं में जो है एक दूसरे के प्रभाव जो है वो ना दिखाई पड़े, विशेषता जो है वो ना दिखाई पड़े, तब उनका थोड़ा बहुत प्रभाव एक दूसरे पर अवश्य पड़ेगा ही। एक धारा का कवि दूसरी धारा की किसी विशेषता में भी अपनी कुछ निपुणता दिखाने का कभी कभी इच्छा कर सकता है। धाराओं का विभाग सबसे अधिक सामान्य प्रवृत्ति देख कर ही किया जा सकता है। फिर भी 2-4 कवि ऐसे रह जाएंगे जिनमें सब धाराओं की विशेषता समान रूप में पाई जाएंगी, यानी उन्हें सभी धाराओं को लेकर के जो है रचनाएं करी हैं। इनकी रचना का स्वरूप मिला जुला होगा, कुछ विशेष प्रवृत्ति होगी तो व्यक्तिगत होगी। तो आज की क्लास में हम लोग यहाँ तक ही पढ़ेंगे। कल हम लोग बढ़ेंगे ब्रजभाषा काव्य परंपरा। तो आप लोग इस बुक को मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाकर पढ़ सकते हैं, वहां पर आपको इसकी बुक की PDF जो है वो मिल जाएगी। तो वहां से आके आप लोग इस बुक को पढ़ लेंगे और आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे आप लोगों को ये क्लास कैसी लगी। धन्यवाद दोस्तों इस क्लास को लास्ट तक देखने के लिए। अगर क्लास पसंद आई हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।